इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद इलेक्ट्रोलिटिक में फैराडे लॉ हो गया। आज हमें इसी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन चीजों को डिस्कस करना है। बच्चों जैसे मेटल्स के अंदर, मेटलिक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं कोई एक सेल मान लूं, लेट सपोज ये मेरा एक सेल है, ठीक है, व्हाटएवर, चाहे आप ऐसे रखें हैं वो, और इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक आपकी कैथोड हो गई, एक एनोड हो गई, और ये बीच की जगह है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। ठीक है, एक सेल है जिसमें कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट है, और इस इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर भरा है इसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये कहा गया, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ लेंथ कहने का मतलब बेटा बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है, जो दो इलेक्ट्रोड हैं कैथोड और एनोड, जो दो टर्मिनल्स होंगे हमारे, उनके बीच की डिस्टेंस लेंथ कहलाएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप समझ ही गए होंगे कि रेजिस्टेंस निकालने का दूसरा तरीका आपका क्या है। आई होप सो सारे बच्चे फिजिक्स में जानते हैं, फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ रखा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जाएगा, 3 आर्म का करंट आपको पता होगा, चौथी आर्म का रेजिस्टेंस आप वहां से निकाल लेंगे, मतलब 3 का आपको रेजिस्टेंस सॉरी पता है, चौथा रेजिस्टेंस में ये लगा देंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, याद आ गया? जिन्हें नहीं आया मैं एक फोटो से बस उन्हें याद दिला दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो ये वाली फोटो व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम पे अधिकतर को याद आ जाती है। ठीक है, ठीक, और ये ऐसे करके जेल लगा देते, ठीक है, और ये बैलेंस कर दिया। अब ये मुझसे मत पूछना यहाँ लगा गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगा, वो सब फिजिक्स में जानो। फिलहाल हमें ये मालूम है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसमें से एक आर्म को हम यहाँ ले जाएंगे। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करते समय बाकी 3 रेजिस्टेंस हमें पता है, तो उनकी हेल्प से हम चौथे रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ का रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली तो ऐसे आया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है प्रैक्टिकल। थियोरेटिकली सुनो, अब रेजिस्टेंस को आपको कैसे इस चैप्टर में करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये तो भैया वही है जो आपने पहले ओम्स लॉ में पढ़ ही रखा है। अब यहां से आ गया आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये भैया फिजिक्स वालों का डिसाइड किया हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस को रो कहते हैं। अब उन्होंने इतने सारे बना रखे हैं भैया, सिंबल क्या कहें, कम से कम कोई हंसने वाले सिंबल बना लेते ना, रो कहेंगे। उनसे पूछो डेंसिटी, वो भी रो है, जे भी रो है, पर पता नहीं क्या रो है, चलो इनको रोने दो। आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए इज आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ गया। अब बच्चों मैंने ये जो रो है, पहले इस वर्ड को एक्सप्लेन अगर करें तो इसको कह दिया इन्होंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका एक और नाम दे दिया इन्होंने बच्चों, रेजिस्टिविटी। इसी को रेजिस्टिविटी कहा या इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा। एक बार कॉमन सेंस लगा के सोचो तो आपको अगली बार कभी गलती नहीं फील होगी, समझ में आएगा। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अबे है तो रेजिस्टेंस ही, लेकिन स्पेसिफिक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम का, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का, एक पर्टिकुलर जगह का है, वो पर्टिकुलर क्या है वो देखना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, जिस समय एल और ए का रेशियो 1 हो जाए, इन जनरल हम कहना चाहते हैं एल 1 सेंटीमीटर हो जाए, ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो ये जब एल अपॉन ए, क्योंकि जो हम सेल यूज करते हैं ना, उस सेल की ना तो हम कभी लेंथ चेंज करते हैं, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं, तो लेंथ और एरिया चेंज कर ही नहीं रहे, हमेशा कांस्टेंट है। तो इस एल अपॉन ए रेशियो का नाम रख दिया सेल कांस्टेंट। इस एल अपॉन ए का नाम रख दिया है सेल कांस्टेंट। और यहां ये कहा गया है जब सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाए,
और केमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ेंगे तो हम सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, और फिजिक्स वाले कहते हैं एमकेएस यूनिट मीटर होती है। तो भैया उनको मीटर में बना लो, हमारे यहाँ सेंटीमीटर में ही रहेगा, और अगर कभी मीटर में आएगा तो हम चेंज करके लिख लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में क्यों कहा? अरे यार जनरली जो हमारे सेल हैं, चाहे वो पेंसिल सेल हो, चाहे मोबाइल की बैटरी हो, अब कहीं मीटरों में लेके घूमते हैं क्या? ये मोबाइल की बैटरी 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये ऐसे लेके थोड़ी घूमते। सेल्स जो होते हैं ऑब्वियसली सेंटीमीटर में नापे जाते हैं, तो भैया सेंटीमीटर में ही हम यहाँ यूनिट एक्सप्लेन करेंगे, और अगर कोई मीटर में करना चाहेगा तो उसको मैनिपुलेट करके इंटर कन्वर्जन करके कर लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम भी एक फिजिक्स वाले से ऐसी पंगा हुआ मेरा, जबरदस्ती उसने कह दिया कि ये जो आप मोल पढ़ाते हैं गलत पढ़ाते हैं। क्यों भैया गलत पढ़ाते? बोले मोल की वैल्यू 10⁻23 नहीं है, 26। मैं पता नहीं क्या कह रही है ये, क्यों? बोले 1 मोल में कितने ग्राम आते हैं, मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो भाई साहब ने, फिजिक्स वाले टीचर ने कहा किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट, और किलोग्राम में 1000 गुना ज्यादा हुआ तो पार्टिकल 1000 गुना ज्यादा। मैंने वो अंग्रेजी अलग रख, हिंदी में सर। फिर बाद में हमने सेटल डाउन किया तो उनको समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा यूनिट बोली जाए, जहां से डिराइव किया गया वहीं से बोला जाएगा, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे थे आपको? एल और ए। व्हाट इज एल? तो जो हमारी इलेक्ट्रोड है उनके बीच की डिस्टेंस एल, और जो इलेक्ट्रोड का एरिया होगा वो ए है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली। एक बारी और थोड़ा सा सोच के देखो, एरिया लेंथ यहां डिवाइड है, लेकिन अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस कंपाउंड में, उस वैक्यूम में, उस जगह में कितना लिक्विड आ सकता है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू एरिया करना पड़ेगा, और वो 1 ही आ जाएगा। तो अगर मैंने L अपॉन ए 1 कहा है, और मेरा कहने का मतलब है लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब L अपॉन ए 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ओवरऑल जो लिक्विड आएगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो अब आपको क्या समझना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 ml भी कहते हैं। 1 ml लिक्विड का जो भी रेजिस्टेंस है, ये तो 1 ml लिक्विड बना रहा होगा, मतलब इस जगह पे जो लिक्विड होगा वो 1 ml होगा। 1 ml लिक्विड का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml है और उस समय जो भी रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसको यहां इंटरचेंज कर दिया, ये बन गया भैया 1 अपॉन रो, और ये है 1 अपॉन आर और L अपॉन ए। इंटरचेंज करके हमने लिख लिया। तो ये वाली चीज कहलाती है रेसिप्रोकल ऑफ, भैया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। इसका नाम रखा गया है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी की यूनिट को कप्पा माना गया है, या कंडक्टिविटी का सिंबल स्मॉल के से है, ठीक है। और कंडक्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है। तो इट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। और 1 अपॉन आर को ऑब्वियसली इसको क्या कहा गया है? सिंपली कंडक्टेंस। तो आपको ये याद रखना है, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में वही अंतर है जो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में है। रेजिस्टेंस एक जनरल टर्म है, किसी भी समय का किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होता है, बट जब एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन 1 ml होती है, उस समय का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है। ऐसे ही किसी भी अमाउंट की कंडक्टेंस होती है, और जब 1 ml लिक्विड, क्योंकि अभी भी L अपॉन ए तो वही है ना, तो इसको शायद डिनोट कर देते हैं G से, और ये आपका जो सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट, इसको डिनोट कर देते हैं G स्टार से। व्हाटएवर, इंडिया में पहले GTV आया था, बाद में स्टार टीवी आया, तो GTV स्टार टीवी मिलकर G स्टार बन गया। फिलहाल हम इस वर्ड को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। ये आएगा आपका अगला वर्ड कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? जब 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, बेटा अभी भी L अपॉन ए ही है ना, वो भी लेंथ अपॉन एरिया इज
1 ml लिक्विड, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, उस समय की जो भी करंट आ रही है, कंडक्टेंस आ रही है, वो कंडक्टेंस हमारी क्या कहला रही है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की मैं यूनिट निकालना चाहूं, तो ये मुझे मालूम है 1/r था, 1/r ओम इनवर्स हो गया, r ओम होता है, 1/r ओम इनवर्स है। कई बच्चे जानते हैं इसे मोह भी कहते हैं, साइमन वर्ड भी कहते हैं, वो आपकी इच्छा है। ये क्या था? ऊपर मैंने लिखा सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर कट गया और नीचे अभी भी सेंटीमीटर बचा है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये यूनिट आ गई, और इसको मैं कह सकता हूं मोह सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको कुछ वर्ड साइमन भी कहा जाता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो है कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो बेटा कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या आ गई? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैविंग 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन क्या है इससे कोई मतलब नहीं, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 ml। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, उस समय की जो भी उसकी कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है। लेकिन सेल कांस्टेंट क्या होना चाहिए? 1। किस समय की कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस है? जब सेल कांस्टेंट 1 है, यानी L/A 1 आ गया। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट हमने कहा, ये हमारी पहली हेडिंग आई। तो यहां तक के लिए अगर मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कहूं आपसे, तो पहला पॉइंट आपका ये आया था, यहीं से शुरुआत करो, कभी गलती नहीं होगी। R प्रोपोर्शनल टू L/A, R इक्वल टू रो L/A, 1/रो इज इक्वल टू 1/R L/A। तो ये हमारा फाइनली अभी फॉर्मूला आया है इन 2 स्टेप्स के बाद, और यहां हमने कह दिया है 1/रो इज नोन एज कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी मींस कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस ही है when cell constant is 1, when the electrolyte is 1 ml। जब 1 ml इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस समय की जो कंडक्टेंस होगी वही कहलाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक। अब इसका डाइल्यूशन से रिलेशन है, लेकिन थोड़ा सा आगे देखेंगे, लिटिल बिट आगे, ठीक है। इसे अभी यहीं रखते हैं। अब अगला वर्ड हमें जो यहां पढ़ना है दैट इज मोलर कंडक्टेंस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, या ये कहूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे है बच्चों, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। ये क्या है? ओके बच्चों, मोलर कंडक्टेंस का कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि मोलैरिटी 1 है। कई बच्चे सोचते हैं मोलर मोलैरिटी 1। एक्चुअली जैसे मोलर मास होता है, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है? 1 मोल की कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट के जो मोल्स है ना, मोल्स मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 इतने पार्टिकल्स। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम कितना है इससे कोई मतलब नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वहां डिसॉल्व हो, उस समय जो भी कंडक्टेंस आएगी दैट इज मोलर कंडक्टेंस। तो इसको कई बुक्स लैम्डा m से शो कर देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज मोलर कंडक्टेंस, और इसकी डेफिनेशन है इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, देन ऑब्वियसली वेट डिसॉल्व इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब अगर NaOH घोलना है और NaOH का 1 मोल घोलना है, तो भैया 1 मोल में कितना वेट आता है? 40 ग्राम। 40 ग्राम NaOH घोल दो, तो 1 मोल यानी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल घोलो, या फिर 1 मोल की वैल्यू ग्राम में चेंज करो तो 40 ग्राम आ रही है NaOH के लिए। तो NaOH की अगर मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यानी इतने पार्टिकल जब वहां होंगे या इतने वजन का NaOH होगा, उस समय की जो भी करंट आएगी दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब है? 1 मोल। ये मोलैरिटी नहीं है, ये मोलर है, ठीक है। तो यार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस। अब एक रिलेशन बनाना है मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी पे है। बेटा जरा ध्यान से देखना, ये एक सेल है और इस सेल में मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घोला जा चुका है, और इस समय का वॉल्यूम मान लिया है मैंने VmL है। VmL में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुल चुका है। तो इस समय अगर ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस समय की जो भी इस सेल की करंट आएगी, ये करंट कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस।
तो मोलर कंडक्टेंस क्या है? एक मोल घुला हुआ है, जितने भी एमएल में घुला है हमें मतलब नहीं, फिलहाल एक मोल घुला हुआ है और इस समय की करंट क्या कहला रही है? मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब इसे बाइफरकेट किया, मतलब इसका मैंने 1 ml अलग किया, इसका मैंने 1 ml अलग किया और इस फॉर्मूले में ले गया, मतलब सेल ऐसा लिया मैंने जिसका लेंथ 1 था, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 1 ml लिक्विड आना था, जे 1 ml लिक्विड ले आके इसमें डाल दिया और 1 ml लिक्विड की मैंने करंट निकाली। 1 ml लिक्विड की करंट मुझे मिल गई यूनिटरी अप्रोच के। अरे भैया यही तो यहाँ था कि 1 ml लिक्विड है तो यहाँ से ये वैल्यू के कहलाती थी, तो 1 ml लिक्विड की मुझे करंट पता चल गई के है। नहीं आया? चलो, अगर 1 ml लिक्विड की करंट के है और इस समय VML है, इस समय VML है, 1 ml की करंट इतनी, तो VML की करंट मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी करंट आएगी वो तो इस पूरे की आएगी, उसे हम पहले ही कह चुके हैं क्या है? मोलर कंडक्टेंस। यानी मोलर कंडक्टेंस क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन ml। फिर से सुनो, मैंने क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घोल दिया है एक कंटेनर में। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घोला तो पूरे कंटेनर की जो करंट आएगी, कंडक्टेंस आएगी, उस कंडक्टेंस को मैं कहूंगा मोलर कंडक्टेंस। अब चाहे उसका वॉल्यूम कुछ भी हो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कहला रही है मोलर कंडक्टेंस। उसका वॉल्यूम देखा 50 ml था। ठीक, अब मेरे दिमाग में आया इसके 1 ml की करंट पहले निकाल लूं, तो 50 ml की करंट इंटू 50 करके आ जाएगी। तो 1 ml की करंट ये आई के, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। 1 ml की करंट आने के बाद 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी थे, तो वो टोटल करंट आ गई उस समय की। 50 ml थे तो 50 टाइम्स कर दिया तो टोटल करंट आ गई, और टोटल करंट को क्या कहा हमने? मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है? मोलर कंडक्टेंस इज के इंटू वॉल्यूम इन ml। बस शर्त ये है, इस वॉल्यूम इन ml में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब लेकिन कोई जरूरी थोड़ी आपको हमेशा 1 मोल दे, 2 मोल 3 मोल कुछ दिया तो 1 मोल में चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो उसका एक शॉर्टकट मेथड है कि डायरेक्ट मोलैरिटी से इसे हटा देते हैं। कैसे बच्चों? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और अगर आप वॉल्यूम इन ml कहोगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। सपोज हमें किसी की मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी का मतलब हम जानते हैं, सपोज मोलैरिटी 5 गिवन है, तो हम कहेंगे भाई 1 लीटर में 5 मोल है, 1 लीटर में 5 मोल है। तो 1 मोल कितने लीटर में आ गया हमारे पास, तो 1 मोल का वॉल्यूम पता लग गया ना, वही यहाँ रखना है। तो उसका ही तरीका उन्होंने हमें क्या बता रखा है, क्या करना है कि मोल को कर देना है हमें 1 और वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ रही है? 1000 अपॉन मोलैरिटी। वॉल्यूम इन ml की वैल्यू क्या आ रही है भैया? 1000 अपॉन मोलैरिटी। और 1000 अपॉन मोलैरिटी को जरा यहाँ पे पटको, इसको जब यहाँ रखोगे तो लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन मोलैरिटी। बस ध्यान इतना रखना है कि अगर आपने फॉर्मूला लिखा है 1000 इंटू के अपॉन मोलैरिटी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपने क्या डिराइव करते समय सोचा था। आपने डिराइव करते समय वॉल्यूम ml में लिया था। क्यों? लीटर क्यों नहीं? क्योंकि आपने ऊपर ये जो के डिराइव किया है, ये भी आपने सेंटीमीटर क्यूब वाला डिराइव किया था। आपने कहा था ना 1 ml की करंट इतनी है, इसलिए कितने ml की करंट, तो आपने वॉल्यूम ml में रखा था, तो के आपने सेंटीमीटर क्यूब वाला लिया। यानी के की आपकी यूनिट क्या थी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया? तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स जब के की यूनिट है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1000 इंटू के अपॉन। लेकिन एग्जामिनर चालाकी पेलता है। एग्जामिनर क्या करता है, वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दे देगा भाई। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्यों दे देता है? वो कहता मैंने लेंथ मीटर में ली थी, एरिया मीटर स्क्वायर में लिया था, तो भैया उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना और सेंटीमीटर में ही पुट करना। मैं हमेशा यही करता हूं, जो एक फॉर्मूला बस उसी को रखिए, बार बार इंटरचेंज मत करिए। फिर भी मैं आपको अभी समझा दूंगा कि अगर लीटर में रखेंगे तो कितने का अंतर आएगा। ठीक है, तो आप जरा इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय क्या दिमाग में रखेंगे कि के की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स वाली हो, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, के की यूनिट क्या हो? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों?
क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमें करंट देखनी है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की करंट देखनी थी, 1000 ml में इतने मोल थे, तो 1 ml के मोल्स हमने निकाले। समझ में आया? 1000 ml में m मोल्स थे या m मोल्स 1000 ml में थे, तो 1 ml में कितने मोल्स आ गए? 1000 बटे m, तो हमने ये ml में चेंज किया। और अगर ये लीटर वाला होता तो हम इस तरीके से करते। बोलिए बेटा, क्लियर है यहां तक? आई होप सो आपको क्लियर हो। लास्ट पॉइंट अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा बताऊंगा। हाँ ठीक है, लास्ट पॉइंट एक बार फिर बताता हूँ, फिर पूछूंगा, क्योंकि अभी एक आध बच्चों को लास्ट पॉइंट में प्रॉब्लम दिखती है। कोई बात नहीं, जहां तक समझ में आया पहले वो देखते हैं, फिर लास्ट पॉइंट बेटा जो भी बच्चा है करते हैं। 1 मिनट रुकिए। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? R इक्वल टू रो L अपॉन ए, 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन R L अपॉन ए, या फिर ये 1 अपॉन रो को हमने K लिख दिया, ये G लिख दिया और ये G स्टार लिख दिया, तो ये और ये एक ही चीज है। यहां तक कोई दिक्कत? और यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये आ गई आपकी दैट इज दिस ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को आप ओम इनवर्स या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। यहां तक तो क्लिनिक ऑल क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा रिलेशन आया ये कि लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस क्या है? K इंटू वॉल्यूम इन ml। बच्चों अभी मैंने आपको बताया K होता क्या है। K क्या होता है? 1 ml की करंट है, 1 ml की करंट K है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि ये 1 ml की जगह मीटर क्यूब में दे रखा है, मतलब K की यूनिट दे रखी है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तब थोड़ा सा झोल है, जरा ध्यान से सुनना। अगर ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो यूनिट तो मीटर इनवर्स आ गई बेटा तेरी, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर, यानी उस समय लिक्विड कितना आएगा? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर आते हैं? 1000 लीटर। तो 1000 लीटर का जो करंट है उस समय वो K है, क्योंकि ये दोनों आपने मीटर क्यूब में ले लिए हैं और इनकी वैल्यू 1 ली, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। और ये जब 1 मीटर क्यूब हुआ उस समय का जो करंट आएगी वही तो स्पेसिफिक कहलाएगी। तो 1000 लीटर की करंट K आई है। अगर आपने इसकी यूनिट मीटर इनवर्स ली है तो 1000 लीटर की यूनिट की आई है, तो भैया 1 लीटर की यूनिट कितनी आएगी? कॉमन सेंस, 1 लीटर की यूनिट K/1000 आएगी। तो वहां पे इस फॉर्मूले में जो हम यहाँ जनरली ये लिखते हैं 1000 इंटू K अपॉन M, वहां ये उल्टा हो जाएगा, ये 1000 नीचे चले जाएंगे। समझ में आया? ये 1000 नीचे चले जाएंगे और फॉर्मूला यही रहेगा K अपॉन M इंटू 1000 हो जाएगा। तो आंसर काफी चेंज आने लगेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि ये फॉर्मूला लगाना है या दूसरा। फिलहाल यहाँ पे हम हमेशा कोशिश यही करेंगे आप इसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में करें, मीटर में ना करें, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। अब बताओ बेटा, जो बच्चा पूछ रहा था कार्तिक या और कोई बच्चा, क्या अब आपको क्लियर है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलर कंडक्टेंस? ठीक है, गुड। अब समझ में आया मोलैरिटी एंड मोलर कंडक्टेंस। अब न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा कैसे आएंगे, ठीक है। इसमें एक हेडिंग और है, पहले वो करा देता हूं फिर न्यूमेरिकल बताता हूं, ठीक है बच्चों। एक हेडिंग है इसमें रिलेशनशिप ऑफ डाइल्यूशन विद कंडक्टेंस, कि जब हम पानी डालेंगे तो करंट बढ़ेगी या घटेगी, वो है रिलेशनशिप ऑफ डाइल्यूशन विद कंडक्टेंस। तो बच्चों यहाँ 3 अलग अलग रिलेशन हैं। पहला, अगर हमने डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, पानी मिलाते जा रहे हैं, बुक वाले ऐसे कहेंगे कंसंट्रेशन का इनवर्स, मतलब वो कंसंट्रेशन क्या क्या करते हैं, हमें सिंपल दिखता है डाइल्यूशन करना, पानी मिलाना, हम पानी मिला रहे हैं। तो अगर हम पानी मिलाते जाएंगे तो ये जो K है, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? कंडक्टिविटी। इसका नाम क्या है बच्चों? कंडक्टिविटी, या इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये जो K है ये डिक्रीज करता है, ये डाइल्यूशन पे डिक्रीज करता है, याद रखिएगा, डाइल्यूशन पे ये डिक्रीज करता है, ठीक। जैसे जैसे पानी मिलाओगे
तो स्पेसिफिक करंट डिक्रीज करती है। अभी प्रूफ करेंगे क्यों। जबकि खाली कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का आपको अगर सिंबल याद हो तो ये जी था, तो ये जी बढ़ जाता है, कंडक्टेंस बढ़ती है। अगर कोई बात कहे मोलर कंडक्टेंस की तो वो भी बढ़ती है, कंडक्टेंस भी बढ़ती है, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ती है। कोई कहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो वो भी बढ़ती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती है। तो विद डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी क्या? सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची अगर बताओ तो थी क्या? वो थी 1 ml की कंडक्टेंस, 1 ml की कंडक्टेंस। जैसे तुमने पानी मिलाया तो पानी जो है उसमें आयन नील, उसमें तो आयन है ही नहीं, या नेग्लिजिबल कहो, एच आयन और ओ एच आयन आपको मालूम ही है 10⁻⁷ होते हैं, विच इज नेग्लिजिबल। 1 लीटर में 10⁻⁷ है। सोचो दिमाग में 0.0000001, यानी 1 लीटर में इतने मोल, नेग्लिजिबल है। तो वाटर में एच आयन या ओ एच आयन नेग्लिजिबल है। तो जैसे ही आप पानी मिलाते हो तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूट हो जाता है, और वो जब इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट हो गया तो उसके 1 ml में जो करंट है वो करंट कम हो जाएगी। तो जैसे ही हम वाटर मिलाएंगे तो नंबर ऑफ आयन पर ml इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, इलेक्ट्रोलाइट के 1 ml की करंट कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल करंट बढ़ जाएगी। क्यों ओवरऑल करंट इसलिए बढ़ेगी? क्योंकि 2 रीजन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग का, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा बढ़ जाता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिस्टेंस बिटवीन आयंस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयंस कम हो जाती है, इसलिए। उसे देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट मैं आपसे जो चाह रहा हूं कि आप इतना याद करें कि भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे कंडक्टिविटी कहते हैं, विद डाइल्यूशन ये डिक्रीज करती है। और ये जरूर पूछेंगे क्यों भैया, जी क्यों डिक्रीज करती है? एज नंबर ऑफ आयन, इसे चार्ज कैरियर भी कह सकते हैं, पर ml इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, पर ml इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। हर एक ml में आयंस कितने हैं वो पहले से कम हो चुके हैं, इसलिए करंट कम हो जाती है। नाउ ये क्यों बढ़ जाते हैं, ये क्यों बढ़ जाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है? तो भैया अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड टूट रहा था, ये दे रहा था बच्चों एसीटेट आयन और एच आयन। ये शुरू में 100 मोल्स लिए थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये 0.1 या चलो 1 टूटे थे, तो ये 1 बने, ये 1 बने, और ये 99 बच गए। तो भैया ये जो 1 बन रहे हैं इन्हीं की वजह से करंट आ रही है। करंट इनकी वजह से नहीं होती, जो चार्ज कैरियर है, चार्ज तो चार्ज स्पीशीज की वजह से करंट है, नॉन चार्ज की इनकी वजह से करंट है ही नहीं। और ओस्वाल्ड ने ये हमें बता रखा है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ता है, यानी पानी डालते ही ये नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये बढ़ सकता है, और पानी डालते ही आयंस बढ़ जाएंगे, और अगर आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली करंट भी बढ़ेगी। तो विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि डाइल्यूशन करने के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से आयंस बढ़ चुके हैं, ओवरऑल सॉल्यूशन में आयंस ज्यादा हो गए, चार्ज कैरियर ज्यादा, करंट बढ़ गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से करंट क्यों बढ़ती है? क्योंकि आयंस बढ़ते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो अगर आपको याद हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, ये जब टूटेगा तो आयंस देगा। 100 लिए हैं या 1 लाख लिए हैं तो 99,999 टूट चुके हैं, और ये जब इससे टूट चुके हैं तो एक ही बचा है। तो भैया डाइल्यूशन करने से आयन तो ना बढ़ने वाले। डाइल्यूशन करने से आयन क्यों नहीं बढ़ने वाले? क्योंकि ऑलरेडी पूरे टूटे हुए हैं, ऑलमोस्ट 99.99, बिल्कुल इंडिया वाला हिसाब है, 100 में 99.99 बेईमान, मेरा भारत महान। तो यहाँ पे आयन तो पहले मैक्सिमम हो चुके हैं, एक आध अन्ना हजारे बचा है, बाकी तो सब ठीक है। तो अब अगर डाइल्यूशन किया तो आयंस तो बढ़ने वाले नहीं है, ना के बराबर, फिर भी करंट बढ़ रही है। तो ये देखा डाइल्यूशन करने से आयनिक मोबिलिटी, जिसे ट्रांसपोर्ट नंबर या आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी? ये आयन और ये आयन एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं,
जिसकी वजह से इनका मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड, इसका मूवमेंट टुवर्ड्स एनोड थोड़ा हिंडर्ड है, थोड़ा रुका हुआ है। और अगर ये वाला अट्रैक्शन कम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मूवमेंट तेज हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट बढ़ती है वो इसलिए नहीं बढ़ती कि आयन बढ़ जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में करंट इसलिए बढ़ती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीज करता है या आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई है, और मोबिलिटी बढ़ने की वजह से करंट बढ़ी है। ये ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ है बेटा, यहां लिखा है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और ये है मोलर कंडक्टेंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ ऐसा चलता है, यानी थोड़ा 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 बढ़ रहा है, और लास्ट में अगर आप इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रापोलाइट करेंगे, तो ये वाली करंट कहलाएगी लैम्डा एम नॉट। व्हाट इज लैम्डा एम नॉट? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मतलब दो पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, एक दूसरे पे किसी का कोई जोर ही नहीं चल रहा। अब जितनी करंट मैक्सिमम आ गई है वो ये थी। तो स्ट्रॉन्ग में करंट बढ़ी है लेकिन थोड़ी सी। वीक की करंट का नाटक ही कुछ और है, ये ऐसे चलता है और ये मान के चलते हैं ये वाली दो लाइनें ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। और जरा ध्यान देना, इस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन बढ़ रही है। मेरे ग्राफ बनाने का तरीका अगर आपने देखा हो तो ऐसे था, ऐसे था, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं, दैट इज कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं। कंसंट्रेशन कम करने को डाइल्यूशन कहते हैं। तो मैं डाइल्यूशन पढ़ा रहा था इसलिए मैंने डाइल्यूशन कहा, ठीक है। अब कंसंट्रेट कहना बड़ा मुश्किल है कि यहां से यहां आते समय हमने कंसंट्रेट किया। अब कंसंट्रेट कैसे किया तूने? या तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर से डाल रहा है तू कंसंट्रेट हो रहा है, या उसका वाटर निकाल रहा है तू कंसंट्रेट हो रहा है। तो जैसे चाहे आप समझ लीजिए। फिलहाल डाइल्यूशन करने से करंट बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी 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 बढ़ती जाती है। वीक में तेजी के साथ क्यों बढ़ती है? पहले अल्फा इसका बहुत ही कम था और अल्फा बढ़ने से करंट बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में करंट क्यों बढ़ती है? अल्फा से लगभग कोई लेना देना नहीं है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन डिक्रीज किया है, या फिर आयनिक मोबिलिटी जिसे कहना चाहते हैं वो बढ़ी है। आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से करंट बढ़ी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से करंट बढ़ी है। तो डाइल्यूशन के लिए हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, या सबसे पहला पॉइंट आया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे कंडक्टिविटी कहते हैं वो डाइल्यूशन से कम होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। व्हाई? नंबर ऑफ आयंस पर एमएल डिक्रीज करते हैं इसलिए, क्योंकि वाटर में आयंस नहीं। दूसरा पॉइंट आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? तो विद डाइल्यूशन करंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मार्जिनली इंक्रीजेस, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, एंड वी कैन फाइंड आल्सो द करंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरे के पूरे आयनाइज हो सकते हैं एकदम 100% भी, और दोनों आयंस में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, वो करंट भी बताई जा सकती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से करंट क्यों बढ़ी थी? उसका आंसर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीजेस। आपको मालूम है वाटर जो है F इज इक्वल टू जो फोर्स ऑफ है होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें K था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो ये मीडियम जैसे जैसे आता जाता है फोर्स कम होता जाता है, पार्टिकल और इजीली दूर हो जाते हैं, आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से करंट बढ़ी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसका नाम है डिबाई एंड हक्कल लॉ। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं सॉरी स्ट्रॉन्ग वाले का नाम था डिबाई एंड हक्कल लॉ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम था ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे करंट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अल्फा बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। बोलो बच्चों, तीनों हेडिंग्स क्लियर हैं? डाइल्यूशन पूरा समझ में आया? डाइल्यूशन करने से करंट का क्या नाटक हुआ, ये क्लियर है? गुड, वेरी नाइस, ठीक है, गुड। मैक्सिमम को समझ में आ गया है डाइल्यूशन का इफेक्ट। अब हमें एक बच्चे ने कहा है वीक और स्ट्रॉन्ग का नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा धीरे धीरे, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा एक बच्चे ने पूछा इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बेसिकली इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे NaCl है, NaCl पानी में गया तो Na और Cl में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तब भी रहेगा। पानी बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन कम होगा, और बढ़ाओगे तो और कम होगा। एक ऐसा समय आएगा जब Na और Cl में अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, एक दूसरे को बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होंगे, दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
उस समय Na को इससे फर्क नहीं पड़ता कि Cl है, Br है, I है या Cn है। तो वो डाइल्यूशन जिसमें एक आयन की मोबिलिटी पे दूसरे आयन का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, बेसिकली दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है नमक ले जाके समुद्र में फेंक देना और समुद्र का पानी खारा कर देना और फिर कहना देखो इनफाइनाइट वॉल्यूम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पानी है। समझ आया? तो ये था इनफाइनाइट। अब जो एक बच्चा कह रहा है वीक और स्ट्रॉन्ग, तो एक बार आप केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे दोबारा या आयनिक इक्विलिब्रियम 11th स्टैंडर्ड का, तो आपको दिख जाएगा एक ओस्वाल्ड डाइल्यूशन था K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और वहां था अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K इंटू V, मतलब V और अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ता है। और ये फॉर्मूला खाली वीक के लिए था, स्ट्रॉन्ग में ये फॉर्मूला नहीं आया था, इसलिए हमने कहा वीक में डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग में नहीं बढ़ेगा। अब हमें न्यूमेरिकल करने हैं। अब देखिए होगा क्या, एग्जामिनर हमें पहले एक सोल्यूशन दे देगा NaCl का, उसका हमें रेजिस्टेंस बता देगा, ठीक है, और उसका हमें स्पेसिफिक या ये कहना चाह रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता दे या कंडक्टिविटी भी बता सकता है, ठीक है। उसकी उसने हमें कंडक्टिविटी का सिंबल K है वो बता दी, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन दे दी व्हाटएवर। फिर उसने कहा हमसे एक और सोल्यूशन है वो KCl का है, और उसी सेल जिस सेल में NaCl भरा था उसी सेल में हमने KCl भरा है, NaCl निकाल दिया, NaCl हटा दिया, KCl लगा दिया, और अब उसने रेजिस्टेंस कुछ R डैश दे दिया, कंसंट्रेशन ये दे दी, और कहा बताओ KCl वाले की लिमिटिंग मोलर या सॉरी मोलर कंडक्टेंस कितनी है। तो बच्चों करना क्या होता है, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन में आप पहली चीज देखेंगे निकालना क्या है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है, वो होगा 1000 इंटू K अपॉन मोलैरिटी। अब आप देखेंगे यहाँ तो K तो गिवन ही नहीं, इस वाले का K गिवन ही नहीं है। K कैसे आता है, तो K निकालने के लिए G इंटू G स्टार, या ये G स्टार कंफ्यूज ना करें, तो इसलिए मैं सीधा लिखता हूँ 1 अपॉन R L अपॉन A चाहिए होता है। चलो R गिवन है, यहाँ पुटअप होगा, L अपॉन A नहीं है, अब ये L अपॉन A कहाँ से आए, फिर पीछे जाना पड़ेगा। ये वाला जो सोल्यूशन है जिसका हमें R गिवन है, K गिवन है, और इस वैल्यू से L अपॉन A, क्योंकि हमें ये भी गिवन है ये भी गिवन है, तो हम यहाँ से L अपॉन A निकालेंगे, L अपॉन A यहाँ रखेंगे, यहाँ से K निकालेंगे, K यहाँ रखेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी आएगी। तो यूजुअली इन क्वेश्चन में बस वो इंटर रिलेशन देता रहता है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने सॉल्व किया है, वो मीटर स्क्वायर में कर रखा है, तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ तुम सेंटीमीटर वहीं चेंज कर लो, तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। नाउ अब हमें पहले मैं आपको ये चारों क्वेश्चन दिखा दूं, आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन 3.7, ओके 3.7 क्वेश्चन में ये कह रहा है डिफाइन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। तो भैया कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखें, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखें, और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखें। समझ में आ गया व्हाट इज कंडक्टिविटी? तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी। ना आपको कहना है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैविंग 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, या ज्यादा अच्छी डेफिनेशन होती है जब सेल कांस्टेंट 1 हो जाए, लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस समय की कंडक्टेंस वो कहलाएगी कंडक्टिविटी। एंड व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आएगी तो मोलर कंडक्टिविटी। फिर कहा है देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। तो भैया अभी बताया है डाइल्यूशन, उसका इनवर्स कंसंट्रेशन होता है, तो उल्टा करके बोलिए कंसंट्रेशन करने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी कम हुई थी ना, तो कंसंट्रेशन करने में कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और मोलर कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टेंस से कम हो जाएंगी कंसंट्रेशन करने पे, या आप कह सकते हो डाइल्यूशन करने पे, आप डाइल्यूशन ही बोलिए कंफर्टेबल ज्यादा है तो डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी कम होगी, और दोनों का रीजन आपको बताया है अभी। अब 3.8 पे आते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर KCl सोल्यूशन इज इतना, ठीक है, मोलैरिटी दे दी है और KCl सोल्यूशन है, और उन्होंने कहा मोलर कंडक्टिविटी बताइए। तो भैया 1000 इंटू K अपॉन मोलैरिटी। अब जरा ध्यान से देखिए, K की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में ही है ना, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो 1000 इंटू K है 0.0248 और नीचे है 0.2, तो डेसिमल हटाने हैं, ये 4 डेसिमल हैं,
4 हटाए तो नीचे 4 लिख दिए, और नीचे वाला पॉइंट हटा के ऊपर भी एक डेसिमल। मुझे लग रहा है ऊपर भी 4 जीरो हो गए, नीचे भी 4 जीरो निपट गए। और ये 248 का हाफ देखना है, 124 आ गया। यूनिट उसकी क्या होती है? उसकी यूनिट भैया अभी आपने पढ़ी है, अगर यूनिट याद हो तो सही है, जिन्हें नहीं याद है उनको बता दे रहा हूं। ये था लैम्डा एम के इंटू वी एन एम एल, ये फॉर्मूला था। के की यूनिट थी हमारी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, और ये 1 मोल होना चाहिए तो पर मोल भी लिखना पड़ेगा, और ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बनेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ यूनिट जरूर लिखिएगा, ओम इनवर्स को साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स को ऐसे लिखेंगे। बोलो बच्चों, कोई डाउट? ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर है, दैट इज 3.8। 3.8 क्लियर है, गुड, ओके। 3.8 आपको क्लियर है, वेरी नाइस। अब 3.9, 10, 11, 12 में आपको कल कराऊंगा, और साथ में कल एक कोलरॉश लॉ बचा है वो खत्म करा दूं, तो बेटा ऑलमोस्ट इस चैप्टर की थ्योरी न्यूमेरिकल सारे फिनिश हो गए। फिर खाली एक थ्योरी वाला लेक्चर रह जाएगा, विच इज फ्यूल सेल, टाइप्स ऑफ सेल। वो प्योर रेक्टिफिकेशन है, वो प्योर डिक्टेशन देता हूं मैं, लिखते हैं बच्चे, वो वाला एक टॉपिक रह जाएगा। उसमें कुछ खास समझाने का नहीं होता, उसमें लिखने का ज्यादा है। फिर भी जितना मैं समझाना चाहूंगा वो समझा दूंगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली 1-2 बच्चों के यहाँ काइनेटिक्स आ रहा है एग्जाम में, मुझे पता है। एक आपके यहाँ सरफेस भी आ रहा है, आई नो ऑल्सो दैट। तो एटलीस्ट मैंने पहले कहा काइनेटिक्स तक तो मैं आपका कोशिश करूंगा एज अर्ली एज कराने की, इसके बाद, ठीक है। चलिए कल आज लगेगा इतना ही बैच रखते हैं। सुबह? हाँ बेटा, कल सुबह बैच लगेगा हाँ बेटा, कल ऑर्गेनिक का? मॉर्निंग में बैच लगाई। थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी गई नहीं है, इस चक्कर में छुट्टी हो रही थी, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको एक्स्ट्रा क्लास में कवर कराऊंगा जो भी है। कल मॉर्निंग में है ऑर्गेनिक है, और शायद हम आईयूपीएससी तक पहुंच गए हैं या बेस कर रहे हैं, तो एक दिन और बेस लगेगा, नहीं तो कल ही से हम आईयूपीएससी शुरू करेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस